प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज स्वागत करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय उमेश मिश्र बिहान जी। तो इस मंच पर उनका बड़े ही आदर के साथ मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जानते हैं उनके जीवन के तमाम संघर्षों के विषय में, उनके साहित्यिक और संगीत के जीवन के विषय में। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। आरंभ अनुष्ठान में मुझे आमंत्रित करने के लिए दिल से शुक्रिया जी। सदैव स्वागत है। हमारे श्रोता आपके विषय में जानना चाहते हैं। आप दो क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जी जी, संगीत और साहित्य। जी जी, तो दोनों ही विधा के श्रोता हमारे मध्य उपस्थित हैं। जी जी जी, और जानना चाहते हैं कि आपका जो जन्म है, जन्म स्थान है, वो कहाँ का है, कब का है, जी जी, और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे आरंभ होती है। जी क्रांति जी, मैं बताना चाहूंगा आपसे, बड़ा अच्छा आपने कहा कि संगीत और साहित्य जुड़े हैं दोनों से, लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूँ यही कि ना मैं कोई कवि हूँ ना कोई गीतकार हूँ। क्या बात है। ना ये अस्तित्व मेरा, मैं तो निरापद निराकार हूँ। धनवानों की भेजती हुई निगाहों में बेकार हूँ। हाँ। लेकिन बेगानों बेसहारों के आलिया दिल का मैं ही सरकार हूँ। अपने में सिमटी नन्ही सी जान हूँ। हाँ। प्रेम से पुकारा उमेश मिश्रा बिहान हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्रांति जी, मेरा जन्म बराती गांव है मऊगंज जिले में। अच्छा। वहीं पर मेरा जन्म हुआ है। जी जी। और शिक्षा दीक्षा मेरी हुई है इंदौर में हुई है जी। और उसके बाद हाई स्कूल में जब मैं था तब यहाँ पर रीवा में पुनः लौट के पापा जी का ट्रांसफर हुआ जी। तो मेरी हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल शिक्षा ढेरा में हुई है, वहीं पास में समीपस्थ हमारे गांव से करीब 6 किलोमीटर पड़ता है। उसके बाद फिर स्नातकोत्तर शिक्षा रीवा में हुई। बिल्कुल, आप शिक्षक भी हैं। जी जी जी। तो कहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? मैं वर्तमान में गीता ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल CBSE है, उसी में मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। मैं व्याख्याता हूँ हिंदी का। क्या बात है। जी जी। कैसी रही आपकी साहित्यिक यात्रा, कहाँ से आरंभ होती है आपके जीवन में? साहित्य यूं तो कहा जाए तो मुझे विरासत में ही मिला है। मेरे पापा जी भी एक शिक्षक होने के साथ साथ साहित्यकार थे। तो बचपन से ही कुछ साहित्य के गुण समाहित थे। और उसके बाद कालांतर में जब पढ़ाई लिखाई हुई, कविताओं को मैं सुनता पढ़ता तो मेरे मन में भी एक कवि बनने की इच्छा हो ही जाती है स्वभावतः। जैसा बताया कि विरासत तो मिला है, तो उसमें खून में तो था ही। और जब माहौल मिला और ऐसा कुछ मन में आया, लिखने लगा और धीरे धीरे आप लोगों की दुआओं से, प्रेरणा से एक कवि होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप एक आशु कवि हैं, जो ईश्वर की एक विशेष कृपा होती है। जी 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 जी। त्वरित रचनाएं बना लेना अपने आप में रचना धर्मिता एक समय का होता है कि जब एक माहौल हो, एक समय हो, उसके अकॉर्डिंग आदमी लिखता है और उसमें भी काफी समय लगता है। जी जी जी। और आप त्वरित रचनाएं करते हैं, ये बड़ी बात है। जी तो जी जी। आपके गाँव का नाम जो है बराती। जी जी जी। तो वो भी अपने आप में एक आकर्षक जी 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 नाम वाला है। जी 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 जी। और आप हास्य में भी लिखते आए हैं। जी 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 जी। तो कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। कभी से और कुछ पूछा ना जाए, ये बस कहा जाए सुना भर दीजिए। वो जहाँ होंगे सुनाने लगते, रात में उठ के सुनाने लगेंगे। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो क्रांति, जैसा आपने कहा आंसू कवि जी, तो यह माँ वीणा पानी की कृपा है कि थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। कवियों को लेकर मन में बहुत होती है भ्रांति, लेकिन कविताएं लिखने से मन को मिलती है शांति। और इससे बड़ी बात क्या होगी, आज मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं क्रांति, आपका बहुत बहुत आभार। और हास्य व्यंग्य मूलतः विधा मेरा रहा है। कल्चर जर्मन हो गए, माठा छोए के न पामा, जब से चाह गरम हो गए, घूंटी पे उमा लड़का न पामा, डाबर घूंटी ग्राइप वाटर हो गया, मोर देव देखता है देखत का हो गया। क्या बात है। पहले उठते ले पड़ा गोड़ महतारी बाबा गुरु के, अब तक जऊन निकाह कांधा में डारे हाथ घूमा गुरु के, जो कहे को गोड़ ले पड़े तो करेजा अगर मार हो जाए और बिजी के ठाड़ हो फैले जैसे जुर्रा साड़ हो जा, तरस के सैन में आशीष दे का, जब से हाय बाय हो गया, मोर देव देखता है देखत का हो गया। क्या बात है। बेईमानी आज के जमाना में बात आम हो गए, बेईमानी आज के जमाना में बात आम हो गए, प्रेम के मुहत वाली मुन्नी बदनाम हो गए, बुखारी दे फैशन के शान हो गए, सील मर्याद में रहे वाली सीला जवान हो गए, अब बिना पढ़े लढ़े
पप्पू आज पास हो गया, मोर तो देखते देखत का हो गया, देखत का हो गया। क्या बात है। वर्तमान में जो भी संगतियां फैली हुई हैं, कभी कभी मन में आक्रोश उठता है और कभी धर्म होने के नाते कर्तव्य बनता है कि भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपनी बात को तो रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बस वही प्रयास है क्रांति जी। जो परिस्थितियां हैं जो वर्तमान में चल रहा है उसमें कुठाराघात करना, बोलना, यही कवि का दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस पर मैं सुनती रहती हूँ, आपकी रचनाएं देखती रहती हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जब साहित्य लिख रही थी केवल, और मैं जानती नहीं थी कि मंच क्या होता है, मंच पर लोग कैसे जाते हैं, कैसे प्रस्तुति देते हैं, क्योंकि एक बहुत पिछड़े गांव से थी मैं। जी। तो वो आप ही हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया था। इस बात की मुझे सदैव खुशी रहती है। मैं कहती भी हूँ कि एक जो कवि है वो सदैव निष्पक्ष होता है, सबका हितैषी, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अपने हो, चाहे अपने घर के लोग हो, सभी के प्रति समान व्यवहार रखता है। मैं एक बात जानना चाहूंगी, हमारे श्रोता भी बिल्कुल इच्छुक होंगे जानने के कि एक संगीतकार को सहन कर लेना अपने आप में बड़ी बात है। हमारी भाभी श्री दोनों लोगों को सहन कर रही है, एक संगीतकार और साहित्यकार को भी। तो ये कैसे, कभी मतलब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये जानना था। आज आपने बहुत अच्छी बात कही है, भाभी जी की उपयोगिता आपने कही है, मेरे जीवन संबंधित है। तो आज मैं बड़े गर्व के साथ में और ढींढता के साथ ये बताऊंगा कि मुझे कवि बनाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। क्या बात, ये बात मैंने कहीं किसी मंच पर कही नहीं। सबसे पहले जब मैंने उनकी तस्वीर को देखा था, जब शादी के लिए, तभी से मैंने एक पंक्ति तभी मैंने कही थी कि तस्वीर में कुछ और, सामने कुछ और है आप, कहानी में कुछ और, हकीकत में कुछ और है आप, जन्नत का सफर भी छोटा लगेगा क्योंकि मेरे हम सफर बनने वाले हैं आप। क्या बात, पहली कविता मैंने यही लिखी थी। तो उसके बाद से अरे वाह, हर जब भी मैं मतलब कुछ लिखता हूँ तो उनको सुनाता हूँ, उनका प्रोत्साहन मिलता है, उनका साथ मिलता है, कुछ समझाइश भी मिलती है। और जैसा आपने कहा संगीतकार, मेरा बेटा भी आज बिंद जिले का जाना एक परिचित नाम है अंश है, तो दोनों को बिल्कुल बखूबी झेल रही हैं, समझाइश दे रही हैं और मार्गदर्शन दे रही हैं, मार्गदर्शन बिल्कुल दे रही हैं। सबसे बड़ा सहयोग होता है घर वालों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदमी की प्रगति पे उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार देखती हूँ जब साहित्यकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, संगीतकार तो उतना नहीं, साहित्यकारों को मैंने देखा अपनी रचनाओं पे वो अपनी पत्नी को ही घसीट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना वैसे दिखाया जाता है कि पत्नी मतलब नहीं, बिल्कुल वो चीजें नहीं, बहुत अच्छी बात कर रही हैं। और मेरा तो यही मानना है क्रांति जी, पत्नी कोई हास्य का विषय नहीं। जीवन में जिसके भाई साथ नहीं है, जीवन साथी का साथ जिसको मिल गया, वाकई में जीवन धन्य हो जाता है। मैंने कहीं पर यही लिखा है क्रांति जी कि दिन के उजाले के बाद चांदनी रात आती है। बिल्कुल, दिन के उजाले के बाद चांदनी रात आती है, यकीनन रब की दी सौगात याद आती है। और जिक्र छिड़ता महफिल में जब किसी अपने का, जिक्र छिड़ता महफिल में जब किसी अपने का, महबूब सबसे पहले तेरी ही याद आती है। क्या बात है। तो जीवन साथी का महत्व बहुत बड़ा है और ये बिल्कुल कदापि हास्य का विषय नहीं है। जो भी ऐसा करते हैं उनसे मेरा निवेदन ये है कि भाई हंसी मजाक के अपने स्थान पर है, हंसना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि महफिलों में उसको घसीटा जाए और एक हास्य का विषय बनाया जाए। मैंने देखा है कि जो हास्य के कवि हैं 99.9% लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक ही विषय मिलता है हास्य पर, वो है पत्नी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जबकि अगर वही पत्नी एक दिन भोजन ना दे बना के, बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें नसीब नहीं होगा। और वो अपने मुंह से अपने आप को कहते हैं कि हम हास्य कवि, जबकि हास्य एक विधा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो छोटी मोटी विधा नहीं है। व्यंग में अपनी बात कह देना और सामने वाला कुछ उस पर प्रतिक्रिया भी ना दे पाए, ये बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रांति जी बिल्कुल जो आप कह रही हैं ना, आजकल हास्य कवि सब अपने को बताता हास्य कवि, लेकिन मूलतः हास्य कवि होना बहुत ही अलग विधा हास्य की है ना। जिनको आप हास्य कवि, जो अपने आप को स्वघोषित हास्य कवि कहते हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि कई वाकये मुझे अखरे हैं, कई वाकये मुझे अखरे हैं, ना जाने उनके कितने नखरे हैं, जो अपने को बताते हास्य कवि सचमुच वो मस्खरे हैं। क्या बात है ना। उनको हास्य कवि मैं तो कह सकता ही नहीं हूँ। पता होगा जो चल रहा है आज की वर्तमान परिस्थिति में देखकर कभी कभी क्षोभ भी होता है, लेकिन हो गया। अब हम
लोग साहित्य के साझा के पुजारी हैं। बोलते सब यही है कि मंच पर लोग यही पसंद करते हैं। बिल्कुल ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल मंच पर हम जो प्रस्तुत करेंगे वही श्रोता सुनेंगे। भाई कल तो लोग कहेंगे मंच पर तो लोग डांस पसंद करते हैं, तो कभी डांस करने लगे, है ना, तो ये लेकिन हो गया, क्या कहें, है ना, एक प्रकार से अपना वो दुकान कहें, दुकान चला रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों परोस रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन ये ऐसा चलता रहा तो कहीं ना कहीं इससे साहित्य को क्षति होगी। बिल्कुल, वो तो सामने आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और रचनाएं आपकी? जी रचनाएं हो आप तो वैसे भी तमाम विधाओं पर लिखते हैं। जी 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 जी। तो क्रांति जी आपने कहा और विधा, तो मैं यही बताऊंगा आपको कि मैं लिखता क्यों हूँ जी, है ना, मैंने लिखना शुरू क्यों किया? जब दिल का दर्द कहर बन के ढाता है, तड़पती माँ को छोड़ बेटा शहर को जाता है, नशे में झूमता किसी का पति घर आता है, गरीबी से तंग पूरा परिवार जहर खाता है, तब मैं सिसकता हूँ, लेके कलम बस लिखता हूँ। क्या बात। बड़े बड़े दावे करने वालों की बात खोखली होती है, आधा पेट खिलाकर जब माँ भूखे पेट सोती है, बीच चौराहे पर जब कोई बहन बेइज्जत होती है, गरीबी बीच चौराहे पर जब कोई बहन बेइज्जत होती है, दहेज न होने से जवां बेटी फांसी पर लटकी होती है, तब मैं सिसकता हूँ, लेके कलम बस लिखता हूँ। तब मैं सिसकता हूँ, लेके कलम बस लिखता हूँ। अमीरों के कुत्ते जब डल्लब पे सोते हैं, बच्चों गरीबों के बच्चे पेट पकड़ फुटपाथ पे रोते हैं, आदर्शों का बखान करने वाले चरित्र से खोखले होते हैं, आज के हरिश्चंद्र जब अपनी जुबान से फिरे होते हैं, तब मैं सिसकता हूँ, लेके कलम बस लिखता हूँ। तब मैं सिसकता हूँ, लेके कलम बस लिखता हूँ। बस यही क्रांति जी कि कभी का धर्म है कि जो देखता है वही लिखता है, जो करना चाहता है, जो होना चाहिए, बस इन्हीं बातों को करता है। इस समय वर्तमान में जैसे हम अपनी बेटियों की शादी के लिए जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो कैसे कैसे नमूने हम लोगों को मिलते हैं, है ना, किस प्रकार उनकी सोच होती है। अपने लड़के को ही देखेंगे कि लड़का हमारा कैसा है, लेकिन जब भी जाओ तो दहेज की पहले मांग करते हैं, हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो इसके लिए हमने एक कविता लिखी थी इसी विषय पर कि काज हेरे गैन ते मऊ से चाक हो, काज हेरे गैन ते मऊ से चाक हो, देख के दसाता मार गन जाक हो, गुर कताहुर दिखन राख हो, उन्हों के दैया कक्का 10 लाख हो, उन्हों के दैया कक्का 10 लाख हो, एक ठे दिखे ने पानी निकले के जिनके ना रहा नर्दा, एक ठे दिखे ने पानी निकले के जिनके ना रहा नर्दा, लड़का सहु देखा बरदा, राजसी मुहेमा और जेबा में रहा जर्दा, और बाप को संगे सोटा गांजा, ना रहा पर्दा, लजाने को नहीं पूर रहा बांक हो, कक्का दैया हो 10 लाख, दैया हो 10 लाख। एक ठे दिखे ने तबा के रूप रहा दूसर, एक ठे दिखे ने तबा के रूप रहा दूसर, आंखें घुसी जैसे कौनो है कूसर, और बात व्यवहार में सौहे रहा मूसर, और पढ़ाई लिखाई में दिखान बहुत लफूसर, और जियो जहान नहीं बोले में दई का की हो, कक्का दैया हो 10 लाख हो, दैया हो 10 लाख। एक ठे दिखे ने कहीं लड़का कंप्यूटर करे है, एक ठे दिखे ने कहीं लड़का कंप्यूटर करे है, बड़ी रुपया कमात है, पूरे घर भरे है, कलेक्टरी के ऑनलाइन फॉर्मों भरे है, और डिग्री पता की है ने 10वां ना रहा डाक हो, कक्का दैया हो 10 लाख हो, दैया हो 10 लाख। अंतिम बंद कविता की एक ठे दिखे ने पक्का दूरी से लहकत रहा, एक ठे दिखे ने पक्का दूरी से लहकत रहा, घर भरा रुपया में ए में चहकत रहा, बोलबान लड़का का पर दूरी से महकत रहा, अतना पिए रहा खोल न पाइस अपन आँखी हो, कक्का दैया हो 10 लाख, दैया हो 10 लाख। यथार्थ। आप बेटियों पर काफी अच्छा लिखते हैं। जी। अगर वो रचना आपको स्मरण में आ रही हो तो वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। बेटी के लिए क्या कहा जाए क्रांति जी, आप भी एक बेटी ही हैं, है ना, तो जहाँ बेटियों की बात आती है, मैंने कहीं पर ये लिखा कि चांद तारों को भी नजर होता है, चांद तारों को भी नजर होता है, एक बार नहीं अक्सर होता है, क्या बात? चांद तारों को भी नजर होता है, एक बार नहीं अक्सर होता है, और मेरी बेटी मुझे देख के जब मुस्कुराती है, यारो मेरा घर भी घर होता है। क्या बेटियों के लिए क्या कहूँ क्रांति जी, बोलता है मैं बघेली में ज्यादा लिखता हूँ। अच्छा। तो इन्हें
बेटी के लिए जब एक बार की बात है, मैंने देखा मेरी बेटी बीमार है, सो रही है, मैं उसके पास बैठा था, तो मन में भाव आया कि जब इसकी शादी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, तो एक प्रकार से जो अधिकार होता है बाप का बेटी के प्रति, है ना, वो एक प्रकार से कम हो जाता है, ससुराल वालों को ज्यादा दखल रहता है। तो मेरे मन में भाव आए, तो मैंने बेटी के लिए लिखा क्रांति जी कि एक बेटी बाप से कह रही है कि बाबुल ना पठवा हम ही परदेश। क्या बात। बाबुल ना पठवा हम ही परदेश, कोमर करेजा में लागी ठेस, बाबुल ना पठवा हम ही परदेश। क्या बात। ये धरती में जब हम आए न, ये धरती में जब हम आए न, सबसे पहले तोहिन का पाए न, रेंगब सीखे न, तोहरन कहती धायन, वह लिहन जो हम पाए न। बेटी मांगती कभी नहीं है, वह लिहन जो हम पाए न, मन में हमरे बड़ा कलेश, बाबुल ना पठवा हम ही परदेश, बाबुल ना पठवा हम ही परदेश। माया तू तो मुंह से मुंह ना फेरा, माया तू तो मुंह से मुंह ना फेरा, काहे उसिल दीन है हमार डेरा, या सोन चिरई तुहार कहाँ लई बसेरा, छुपका लेक दर की चलती के बेरा, मन में हमरे बड़ा कलेश, बाबुल ना पठवा हम ही परदेश, बाबुल ना पठवा हम ही परदेश। भाई से कहती है, भैया तोहका कोट टठिया परसी, भैया तोहका कोट टठिया परसी, को धोई तुहा सूटर जर्सी, भैया को तोहका टठिया परसी, को धोई तुहा सूटर जर्सी, सुधे तुहार या आँखी बरसी, लागी करेजा में को माजिश फरसी, को राखी तीजा का लाया संदेश, बाबुल ना पठवा नहीं परदेश, बाबुल ना पठवा नहीं परदेश, बाबुल ना पठवा नहीं परदेश। क्या बात जी। वाह, जितनी प्रशंसा की जाए कम है आपकी रचनाओं की। तो ऐसे ही अगले एपिसोड में पुनः भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति। तो मित्रों, आप जिन्हें सुन रहे थे हमारे मध्य उपस्थित थे आदरणीय श्री उमेश मिश्र बिहान जी। तो आप उनकी रचनाओं को सुनकर काफी आनंद ले चुके होंगे, मुझे पूरी आशा है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लेती हूँ विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें अपने कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, शुभ संध्या। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो।